मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। ये प्रोग्राम 95वां एपिसोड है। हम बहुत तेजी से मन की बात की सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रोग्राम मेरे लिए मुल्क के 130 करोड़ शहरियों से जुड़ने का एक और जरिया है। हर एपिसोड से पहले गांव, शहरों से आए ढेर सारे खतूत को पढ़ना, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के ऑडियो मैसेजेस को सुनना, ये मेरे लिए एक रूहानी तजर्बे जैसा होता है। साथियों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक अनोखे तोहफे के जिक्र के साथ करना चाहता हूँ। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक बुनकर भाई हैं, येलेदी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का ये लोगो बुनकर भेजा है। ये शानदार तोहफा देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपने फन में इतनी महारत हासिल है कि वो सभी का ध्यान खींच लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे खत भी भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 सरबराह इजलास की मेज़बानी करना हिंदुस्तान के लिए बड़े ही फख्र की बात है। मुल्क की इसी हुसूलियाबी की खुशी में उन्होंने G20 का ये लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की ये बेहतरीन सलाहियत उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिली है और आज वो पूरे जज्बे के साथ इसमें लगे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और हिंदुस्तान की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने की खुशकिस्मती हासिल हुई थी। इस लोगो का इंतखाब एक पब्लिक कंटेस्ट के जरिए हुआ था। मुझे हरिप्रसाद गारू के जरिए भेजा गया तोहफा मिला तो मेरे जहन में एक और ख्याल आया। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा शख्स भी G20 जैसे समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे बेशुमार लोगों ने मुझे खत भेजकर ये लिखा है कि मुल्क को इतने बड़े समिट की मेज़बानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बराव चिलाराजी और कोलकाता के तुषार जगमोहन के पैगामात का भी जिक्र करूंगा। उन्होंने G20 को लेकर हिंदुस्तान के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत तारीफ की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% हिस्सेदारी है। आप तस्वुर कर सकते हैं, हिंदुस्तान अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने अहल ग्रुप की सरबराही करने जा रहा है। हिंदुस्तान के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए ये कितना बड़ा मौका है। ये इसलिए भी और ख़ास हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान को आज़ादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की सरबराही हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल गुड, आलमी फलाह पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, माहौलियात के तई हसासियत की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हिंदुस्तान के पास इनसे मुताल्लिक चैलेंजों का हल है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी अहद बस्तगी जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु, सर्वेशाम शांतिर भवतु, सर्वेशाम पूर्णम भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु, ओम शांति शांति शांति। यानी सबका भला हो, सबको सलामती मिले, सबको कामलियत मिले और सबकी बेहतरी हो। आने वाले दिनों में मुल्क के अलग अलग हिस्सों में G20 से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपकी रियासतों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की सकाफत के मुख्तलिफ और मुतनव्वर रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट की शक्ल में आएं, लेकिन मुस्तकबिल के टूरिस्ट भी हैं। मेरी आप सभी से एक और अपील है, ख़ासतौर से मेरे नौजवान साथियों से। हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी शक्ल में G20 से ज़रूर जुड़ें। कपड़े पर G20 का हिंदुस्तानी लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी अपील करूंगा कि वो अपने यहाँ इससे मुताल्लिक मुज़ाकरा व मुबाहिसा कंपटीशन कराने के मौके पैदा करें।
आप G20.in वेबसाइट पर जाएं तो आपको अपनी दिलचस्पी के मुताबिक वहां बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे प्यारे हमवतनों, 18 नवंबर को पूरे मुल्क ने स्पेस सेक्टर में एक नई तारीख रकम होते देखी। इस दिन हिंदुस्तान ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को खला में भेजा जिसे हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने डिज़ाइन और तैयार किया था। उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से मुल्क की स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही तारीखी उड़ान भरी, हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लैस है। दूसरे रॉकेट्स के मुकाबले में ये हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कास्ट खिलाई मुहिम से मुंसलिक दीगर ममालिक की लागत से भी काफ़ी कम है। कम कीमत में आलमी सतह का स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो यह हिंदुस्तान की पहचान बन चुकी है। इस रॉकेट को बनाने में एक और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ ज़रूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए हैं। सही में विक्रम एस के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वो बिल्कुल फिट बैठता है। यह हिंदुस्तान में प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए दौर के आगाज की अलामत है। ये मुल्क में खुद एतमादी से पुर एक नए अहद का आगाज है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, जो बच्चे कभी हाथ से कागज़ का हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब हिंदुस्तान में ही हवाई जहाज़ बनाने का मौका मिल रहा है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में फनपारे बनाया करते थे, उन्हें अब हिंदुस्तान में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद नौजवानों के ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। रॉकेट बना रहे ये नौजवान जैसे कह रहे हैं, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, हिंदुस्तान स्पेस के सेक्टर में अपनी कामयाबी अपने पड़ोसी मुल्कों से भी मुश्तरक कर रहा है। कल ही हिंदुस्तान ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसे हिंदुस्तान और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन की तस्वीरें भेजेगी, जिससे भूटान को अपने कुदरती वसाइल के बंदोबस्त में मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग हिंदुस्तान भूटान के मजबूत रिश्तों की झलक है। साथियों, आपने गौर किया होगा, पिछले कुछ मन की बात में हमने स्पेस, टेक, इनोवेशन पर खूब बात की है। इसकी दो खास वजह है। एक तो ये, हमारे नौजवान इस शोबे में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग बिग एंड अचीविंग बिग। अब वो छोटी छोटी हुसूलियाबियों से मुतमईन होने वाले नहीं हैं। दूसरी ये कि इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन के इस दिलचस्प सफ़र में वो अपने बाकी नौजवान साथियों और स्टार्टअप्स को भी इनकरेज कर रहे हैं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के शोबे में भी हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के कुन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। कुन्नौर हिमाचल का दूर उफ्तादा ज़िला है और वहाँ इस मौसम में भारी बर्फबारी रहा करती है। इतनी बर्फबारी में कुन्नौर का हफ्तों तक रियासत के बाकी हिस्सों से राब्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहाँ से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही मुश्किल होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के लजीज किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुँचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब वक्त पर मंडी पहुँच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। साथियों, आज हमारे मुल्क के शहरी अपनी इनोवेशन से उन चीज़ों को भी मुमकिन बना पा रहे हैं जिसका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसे देखकर किसे खुशी नहीं होगी। हालिया बरसों में हमारे मुल्क ने हुसूलियाबियों का एक लंबा सफ़र तय किया है। मुझे पूरा यकीन है कि हम हिंदुस्तानी और ख़ासकर हमारी नौजवान नस्ल अब रुकने वाली नहीं है। प्यारे हमवतनों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूँ। पर दुखे उपकार करे
आप सभी ने इस गीत को कभी ना कभी जरूर सुना होगा। आखिर ये बापू का पसंदीदा नगमा जो है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गुलकार गिरीश के हैं तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे। और ये बात आपको फख्र से भर देगी। इस गीत को गाने वाले गिरीश के गुलकार हैं कॉन्स्टेंटिनोस क्लाइटिज्ड। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें यौम पैदाइश की तकरीब में गाया था। लेकिन आज मैं उनका जिक्र किसी और वजह से कर रहा हूं। उनके दिल में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर हैरत अंगेज पेशन है। हिंदुस्तान से उन्हें इतना लगाव है। पिछले 42 बरसों में वो तकरीबन हर साल हिंदुस्तान आए हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी मौसीकी के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, मुख्तलिफ तरीके के राग, ताल और सुर के साथ ही मुख्तलिफ घरानों के बारे में भी स्टडी की है। उन्होंने हिंदुस्तानी मौसीकी की कई अजीम हस्तियों का ताउन का मुताला किया है। हिंदुस्तान के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है। हिंदुस्तान से मुतालिक अपनी इन तमाम तजर्बात को अब उन्होंने एक किताब में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में तकरीबन 760 तस्वीर हैं। इनमें से बेशतर तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची हैं। दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तानी सकाफत को लेकर ऐसा जोश और दिलकशी वाकई लुत्फ से भर देने वाली है। साथियों, कुछ हफ्ते पहले एक और खबर आई थी जो हमें फख्र से पुर करने वाली है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गुज़िश्ता 8 साल में हिंदुस्तान से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तानी सकाफत और मौसीकी का क्रेज़ दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हम सभी के लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी खुशहाल विरासत है। साथियों, अजीम मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके जरिए तख्लीक नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वो कहते हैं कि फ़न, मौसीकी और अदब से हमारा लगाव ही इंसानियत की असली पहचान है। हकीकत में हमारी सकाफत इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी मुतनव्वे मौसीकी का मजदर कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी मौसीकी से अलग नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी हर चीज़ में मौसीकी तलाश ही लेते हैं, चाहे वो नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हों, परिंदों की चहचहाहट हो या फिर हवा में गूंजती आवाज़ हो। हमारी सकाफत में मौसीकी हर तरफ समाई हुई है। ये मौसीकी न सिर्फ जिस्म को सुकून देती है बल्कि मन को भी लुत्फ अता करती है। मौसीकी हमारे समाज को भी जोड़ती है। अगर भांगड़ा और लावड़ी में जोश और लुत्फ का एहसास है तो रविंद्र संगीत हमारी रूह को फरहत बख्श देती है। मुल्क भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की मौसीकी की रिवायात हैं। ये हमें आपस में मिलजुल कर और फितरत के साथ रहने की तरगीब देती हैं। साथियों, मौसीकी की हमारी अक़साम ने न सिर्फ हमारी सकाफत को मालामाल किया है बल्कि दुनिया भर की मौसीकी पर अपनी अनमिट छाप छोड़ी है। हिंदुस्तानी मौसीकी की शोहरत दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है। मैं आप लोगों को एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि घर के पास में किसी मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, लेकिन ये आवाज़ भी आप तक हिंदुस्तान से हज़ारों मील दूर आबाद साउथ अमेरिकन मुल्क गोयाना से आई है। 19वीं और 20वीं सदी में बड़ी तादाद में हमारे यहाँ से लोग गोयाना गए थे। वो यहाँ से हिंदुस्तान की कई रिवायात भी अपने साथ ले गए थे। मिसाल के तौर पर जैसे हम हिंदुस्तान में होली मनाते हैं, गोयाना में भी होली का रंग सर चढ़कर बोलता है। जहाँ होली के रंग होते हैं वहाँ फगवा यानी फगवा की मौसीकी भी होती है। गोयाना के फगवा में वहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े
शादी के गीत गाने की एक खास रिवायत है। इन गीतों को चौताल कहा जाता है। उन्हें उसी तरह की धुन और हाई पिच पर गाया जाता है जैसा हमारे यहाँ होता है। इतना ही नहीं, गोयाना में चौताल कंपटीशन भी होता है। इसी तरह बहुत सारे हिंदुस्तानी, खासतौर से मशरक़ी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फिजी भी गए थे। वो रिवायती भजन कीर्तन गाते थे, जिसमें खास तौर से रामचरितमानस के दोहे होते थे। उन्होंने फिजी में भी भजन कीर्तन से जुड़ी कई मंडलियां बना डाली। फिजी में रामायण मंडली के नाम से आज भी 2000 से ज़्यादा भजन कीर्तन मंडलियां हैं। उन्हें हर गांव महल्ले में देखा जा सकता है। मैंने तो यहाँ सिर्फ कुछ ही मिसालें दी हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो हिंदुस्तानी मौसीकी को चाहने वालों की ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। मेरे प्यारे हमवतनों, हम सब हमेशा इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में सबसे कदीम तरीन रिवायात का घर है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी रिवायात और रिवायती इल्म की हिफाजत करें, उसको बेहतर भी करें और हो सके तो उतना आगे भी बढ़ाएं। ऐसी ही काबिल तारीफ कोशिश हमारी शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड के कुछ साथी कर रहे हैं। मुझे कोशिश काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसे मन की बात के सामाईन के साथ भी शेयर करूं। साथियों, नागालैंड में नागा समाज का तर्ज हयात, उनका फ़न, सकाफ़त और मौसीकी यह हर किसी को राग़िब करती है। यह हमारे मुल्क की काबिल फ़ख्र विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों की ज़िंदगी और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए भी बहुत अहम हैं। इन रवायत और स्किल्स को बचाकर अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए वहाँ के लोगों ने एक इदारा बनाया है जिसका नाम है लिडी क्रोयू। नागा सकाफत के जो खूबसूरत पहलू धीरे धीरे गुम होने लगे थे, लिडी क्रोयू इदारे ने उन्हें फिर से जिंदा करने का काम किया है। मिसाल के तौर पर नागा क्लासिकल मौसीकी अपने आप में एक बहुत मालामाल इल्म है। इस इदारे ने नागा मौसीकी के एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। अब तक ऐसे 3 एल्बम लॉन्च किए जा चुके हैं। ये लोग क्लासिकल मौसीकी, क्लासिकल रक़्स से मुताल्लिक़ वर्कशॉप भी मुनक़्क़िद करते हैं। नौजवानों को इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं, नागालैंड के रिवायती तर्ज में कपड़े बनाने, सिलाई बुनाई जैसे जो काम, उनकी भी ट्रेनिंग नौजवानों को दी जाती है। शुमाल मशरिक़ में बैम्बू से भी कितने ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नई नस्ल के नौजवानों को बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने का हुनर भी सिखाया जाता है। इससे उन नौजवानों की अपनी सकाफत से वाबस्तगी तो होती ही है, साथ ही उनके लिए रोजगार के नए नए मौके भी पैदा होते हैं। नागा क्लासिकल सकाफत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, इसके लिए भी लिडी क्रोयू के लोग कोशिश करते हैं। साथियों, आपके इलाके में भी ऐसी सकाफती उलूम और रिवायात होंगी। आप भी अपने अपने इलाके में इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसी कोई अनोखी कोशिश हो रही है तो आप उसकी जानकारी मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें। मेरे प्यारे हमवतनों, हमारे यहाँ कहा गया है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी अगर कोई इल्म का अतिया कर रहा है तो वो समाज के हक़ में सबसे बड़ा काम कर रहा है। तालीम के शोबे में जलाया गया एक छोटा सा चिराग भी पूरे समाज को रोशन कर सकता है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज मुल्क भर में ऐसी कई कोशिशें जारी हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हरदोई का एक गांव है बांसा। मुझे इस गांव के जतिन ललित सिंह जी के बारे में जानकारी मिली है, जो तालीम की जोत जगाने में मसरूफ़ हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेज़ी अदब, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी इम्तहानात की तैयारियों से मुताल्लिक़ 3000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद कॉमिक्स की किताबें हों या फिर एजुकेशनल टॉयज़ बच्चों को खूब पसंद आ रहे हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में यहाँ नई नई चीज़ें सीखने आते हैं। पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, करीब 40 वॉलंटियर्स इस सेंटर पर स्टूडेंट्स को गाइड करने में मसरूफ़ रहते हैं। हर रोज़ गांव के तकरीबन 80 तलबा इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। साथियों, झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के ख्वाबों को नई उड़ान दे रहे हैं। अपनी तालिब इल्मी की ज़िंदगी में संजय जी को अच्छी किताबों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वो अपने इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नहीं होने देंगे। अपने इसी मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई ज़िलों में
बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी तो उन्होंने पहली लाइब्रेरी अपने आबाई मकाम पर कायम की थी। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफ़र होता था, वहां वो गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में लग जाते। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका ये मिशन आज एक समाजी तहरीक की शक्ल ले रहा है। संजय जी हों या जितेंद्र जी, ऐसी बेशुमार कोशिशों के लिए मैं उनकी खुसूसी तारीफ करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और साजो सामान के सहारे काफ़ी तरक्की की है। लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये ख़ास तौर से एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें जिस्म के पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं। मरीज़ के लिए रोज़मर्रा के अपने छोटे छोटे काम काज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए खिदमत के बड़े जज्बे की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जरिए चलाया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के लिहाज से खिदमत खल्क की अनोखी मिसाल है। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी और एडमिशन की खिदमत 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सहूलत भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ बीमारी का इलाज किया जाता है। साथियों, हर तरह की हाईटेक सहूलियात के जरिए इस सेंटर में मरीजों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने की भी कोशिश होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मुताल्लिक एक चैलेंज इसके बारे में बेदारी की कमी भी है। इसीलिए सेंटर हिमाचल प्रदेश ही नहीं, मुल्क भर में मरीजों के लिए बेदारी कैंप भी मुनाकिद करता है। सबसे ज़्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस इदारे के इंतज़ाम ख़ासतौर से इस बीमारी से मुतासिर लोग ही कर रहे हैं, जैसे समाजी कारकुन उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की सरबराह बहन संजना गोयल जी और इस एसोसिएशन की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले जनाब विपिल गोयल जी इस इदारे के लिए बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर तरक्की देने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस सिमत में कोशिश सभी लोगों की दिल से तारीफ करता हूँ। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की उम्मीद करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, आज मन की बात में हमने अहले वतन की जिन तख्लीकी और समाजी कामों की बात की, वो मुल्क की तवानाई और जोश की मिसाल हैं। आज हर अहले वतन किसी न किसी शोबे में हर सतह पर मुल्क के लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। आज की गुफ्तगू में ही हमने देखा G20 जैसे बैनुल-अक़वामी इनेकाद में हमारे एक बुनकर साथी ने अपनी जिम्मेदारी समझी, इसे निभाने के लिए आगे आए। इसी तरह कोई माहौलियात के लिए कोशिश कर रहा है, कोई पानी के लिए काम कर रहा है। कितने ही लोग तालीम, सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर सकाफती रिवायत तक गैर मामूली काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारा हर शहरी अपने फ़राइज़ को समझ रहा है। जब फ़र्ज़ का ऐसा जज्बा किसी मुल्क के शहरियों में आता है तो उसका सुनहरा मुस्तकबिल खुद ब खुद तय हो जाता है और मुल्क के ही सुनहरे मुस्तकबिल में ही हम सब का सुनहरा मुस्तकबिल है। मैं एक बार फिर मुल्क के शहरियों को उनकी काविशों के लिए सलाम करता हूँ। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही कई और हौसला बख्श मौज़ूआत पर ज़रूर बात करेंगे। अपने मशवरे और ख्याल ज़रूर भेजते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।